हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज से हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले किसी भी बिहार एग्जाम के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार समग्र जो बुक है, जो कि इम्तियाज अहमद एंड रजनीश सर के द्वारा लिखी गई है, ये बुक इस बुक के सारे कंटेंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को आपके किसी भी एग्जाम में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो बुक है ये दो तरीके से इन लोगों ने कवर कर रखा है। एक तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है और एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेट है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट से हर एक चैप्टर से सॉरी जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इन्होंने ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में दिया है। सो हम ये जो ऑब्जेक्टिव बुक है यहाँ से हर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बिहार का इतिहास, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ूंगी। जहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ना जरूरी होंगे वहीं पे मैं सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ूंगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक जो थे वो थे चंद्रेश्वर। ओके, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जा रहा है। और इसके बारे में देख लेते हैं कि ये मिथिला राजा के मंत्री थे। कौन? चंद्रेश्वर जो थे ये मिथिला राजा के मंत्री थे, और इन्होंने राजनीति रत्नाकर बुक जो है वो लिखा क्यों था, यह अभी आपसे पूछा जा सकता है। तो राजनीति रत्नाकर बुक इन्होंने लिखा था ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत उल्लेख करने के लिए। ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौटिल्य की जो बुक है वो किस विषय पर आधारित है, किस सब्जेक्ट पे आधारित है। तो अर्थशास्त्र से आप ये नहीं सोचेंगे कि अर्थशास्त्र है तो ये आर्थिक संबंध से रिलेटेड होगा। यहाँ पे हर एक बार एग्जाम में ना इस क्वेश्चन को पूछने के बाद ये दोनों ही ऑप्शन आपको दिया ही जाता है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो अर्थशास्त्र बुक है ना ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपसे कौटिल्य दिया है, यहाँ पे आपको चाणक्य भी दिया रह सकता है। ओके, चाणक्य जो थे ये गुप्त मौर्य के प्रधान सलाहकार थे, ये भी आप याद रखेंगे। और इन्होंने किस विषय पर बुक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पे। तो ये यहाँ पे आप ये आंसर आप याद रखेंगे। जो राइट आंसर है इज ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये है मौलिकवि। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला के जो साक्ष्य है ना ये सबसे प्राप्त हुए हैं। इन सारे ऑप्शंस में जो जगह का नाम दिया गया है पाटलिपुत्र, राजगृह और बराबर, ये तीनों जगह से मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार पर गढ़ वालों के अधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये बिहार पर गढ़ वालों के अधिपत्य का जो प्रमाण है ये आपको मनेर के तामपत्र से मिलता है, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? मतलब कौन सा तुर्क राजवंश है जो कि बिहार से रिलेटेड है, उसके अभिलेख पाए गए हैं? ये है तुगलक वंश के। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे कि तुगलक वंश का जो है अभिलेख है वो आपको यहाँ से बिहार से प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला जो है यहाँ साक्ष्य जो है ये पाटलिपुत्र से मिला है, राजगृह से मिला है और बराबर से मिला है।
बहुत बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मौर्य काल की स्थापना कभी हुई थी। तो ये जो स्थापना हुई थी ना मौर्य काल की, ये हुई थी 320 ईस्वी पूर्व। ओके, ये आप याद रखेंगे। और इसके जो संस्थापक थे ये कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 आप रिलेट करके याद करेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ के जो मौर्य काल के जो संस्थापक थे ये कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, ये आप याद रखेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही जो प्रधान सलाहकार थे वो कौन थे? वो थे कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये मौर्य काल में राजधानी जो थी वो क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी ये कहाँ थी? ये थी पाटलिपुत्र में। ये भी आप साथ ही साथ याद रखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा कि बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं तुगलक वंश के। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नून उन्स का मूल्यवान स्रोत प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखेंगे, आप चाहे बुक से कवर कर रहे हो या इस वीडियो के साथ साथ आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आपको बस यहाँ पे याद यह रखना है कि आपको करना क्या है कि आपने सपोज ये बसाती नून उन्स लिखा और उसके आगे आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर तेनुत लिख देना है, ताकि आपको ये बसाती नून उन्स आए तो आपको पता हो कि किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ, किस क्षेत्र से संबंध है। तो ये है तेनुत से। सारा का सारा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताएं। तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे हम सारे के सारे ऑप्शंस देखेंगे। सारे के सारे ऑप्शंस इसलिए देखेंगे क्योंकि इसमें से हमें सेलेक्ट करना है और ये सारे के सारे नाम हैं, साथ में उपयुक्त सभी हैं। तो क्या ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे सही है? ये हमें देखने के लिए ऑप्शंस को 1 बाय 1 पढ़ना पड़ेगा। सो ऑप्शंस क्या क्या है? यहाँ पे है फाहियान, इत्सिंग, युआनचुआन और उपयुक्त सभी। तो मतलब आपको यह बताना है कि कौन कौन से चीनी यात्री हैं जो बिहार में आए थे। तो यहाँ पे फाहियान, इत्सिंग और युआनचुआन, ये सारे के सारे जो चीनी यात्री हैं ये बिहार की यात्रा इन्होंने की थी। अब यहाँ पे बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे सपोज आपसे पूछ लिया जाता है, हमेशा आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि फाहियान किसके टाइम में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में आए थे, ये आप याद रखेंगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इत्सिंग कौन थे, तो ये जो थे ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। ये आपके बौद्ध भिक्षु थे, ये आप याद रखेंगे। और टोटल 10 वर्षों तक ये नालंदा विश्वविद्यालय में रहे थे, ये भी आप याद रखेंगे। डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपसे कि 10 वर्षों तक कौन से चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े रहे थे। ठीक है, अब आती है एक और आपसे पूछा जाता है कि हेन सांग किसके टाइम में आए थे। तो हेन सांग जो है ना वो आए थे हर्षवर्धन के टाइम में। तो शांग और हर्षवर्धन, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुगल काल में बिहार आने वाले जो प्रथम विदेशी यात्री थे ये कौन थे? ये थे आपको मुल्ला ताकिया। ओके, अब मुल्ला ताकिया जो है ये किसके टाइम में आए थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आए थे अकबर के टाइम में। ओके, ये आप याद रखेंगे किसके टाइम में आए थे? ये आए थे अकबर के टाइम में। और इन्होंने सल्तनत काल में बिहार के इतिहास का अध्ययन किया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इन्होंने ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करी थी। तो इन्होंने यात्रा करी थी जौनपुर से बंगाल तक की। तो ये तीनों चीजें आप यहाँ याद रखेंगे कि मुल्ला ताकिया जो है ये किसके टाइम में आए थे। तो ये आए थे अकबर के टाइम में। फिर दूसरा याद रखेंगे कि इन्होंने किया क्या था, तो सल्तनत काल में बिहार के इतिहास का अध्ययन किया था। और इन्होंने यात्रा कहाँ से कहाँ तक की थी? तो इन्होंने जौनपुर से बंगाल की यात्रा की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन बिहार नहीं आया था। तो यहाँ पे है मैनरिक, जॉन मार्शल, फ्रांसाय बर्निए और पीटर मुंडी। आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे पर्सन है जो बिहार नहीं आए थे। तो ये फ्रांसाय बर्निए जो है ये बिहार नहीं आए थे। ओके, फिर बहारिस्तानी रैबी किसकी रचना है? आपको यह बताना है कि बहारिस्तानी रैबी जो है ये किसकी रचना है। तो ये बहारिस्तानी रैबी मिर्जा नाथन की रचना है, ये आप याद रखेंगे। जो भी सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या-क्या हैं? तो यहाँ पे आपके पास 4-5 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि इसमें से कौन-कौन से स्रोत जो हैं ये प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं उसमें सारे के सारे ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। यहाँ पे है भग्नावेश, अ, भग्नावशेष, यात्रा वृतांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ। तो ये भग्नावशेष, यात्रा वृतांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ, ये सारे के सारे जो स्रोत हैं ये आपके प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के लिए मुख्य है। ये सारे के सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे याद रखेंगे। सो वी हैव राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। सो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। पाटलिपुत्र जो है उनके संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे भग्नावशेष, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे है आपको भग्नावशेष, यात्रा वृतांत, धार्मिक ग्रंथ, ये सारे के सारे जो है ना ये प्राचीन पाटलिपुत्र जो है यहाँ के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। सो वी हैव राइट आंसर हियर इज ऑल ऑफ द एबव, दैट इज सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 13 में सही है। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 हियर, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आपको यह बताना है कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको प्राप्त हुआ है लौरिया अरेराज से, दूसरा आपको प्राप्त हुआ है लौरिया नंदनगढ़ से, तीसरा है सहसराम से और वो जो आपका है वो है रामपुरवा से। तो यहाँ पे आपको 2, 3, 4 एंड 5 आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और मौर्यकालीन अभिलेख जो है ये आपको कहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये प्राप्त नहीं हुआ है पाटलिपुत्र से, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। So we have next question here. अशोक का लघु शिलालेख वन प्राप्त हुआ है। अशोक का लघु शिलालेख वन जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है यह आपको बताना है। तो ये प्राप्त हुआ है सहसराम से, ये आप याद रखेंगे। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये है प्राकृत, ये आप याद रखेंगे। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखा की भाषा क्या है? तो ये भाषा है प्राकृत। और बिहार के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया गया है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो लिपि है ब्राह्मी।
फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप साथ में रिलेट करके याद रखेंगे कि मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या थी, तो ये थी प्राकृत, और लिपि क्या थी, तो ये थी ब्राह्मी। ये दोनों चीजें आप यहाँ पे रिलेट करके याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, मिरातुल अहवाल किसकी रचना है। तो मिरातुल अहवाल जो है ना, ये मुल्ला बहबहानी की रचना है, ये आप याद रखेंगे। मिरातुल अहवाल बहबहानी। ओके, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो मध्यकालीन मिथिला के इतिहास में मेन क्या है, ये आप देख लीजिए। ये है कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर, कीर्ति पताका। तो ये सारे की सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है आपके यहाँ पे सही है, जो कि मध्यकालीन मिथिला मिथिला के इतिहास से रिलेटेड है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं, ये आपको बताना है। ये मिले हैं चिरान, जो कि छपरा में है, चंचल, जो कि वैशाली में है, चेचर, जो कि वैशाली में है, और सोनपुर से मिले हैं, मनेर से मिले हैं। तो चिरांद, मनेर, चेचर, सोनपुर, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। किससे रिलेटेड, ये प्रस्तर युगीन अवशेष जो मिले हैं, धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, ये कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो इन सारे ऑप्शंस को आपको यहाँ पे याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बिहार के गया जिले से अपसर्ड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे आपको याद क्या करना है कि गया जिला, अपसर, और किस राजवंश, यहाँ पे गया जिला के अपसर से किस राजवंश के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो ये मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, किसके बारे में, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में गया जिले से अभिलेख मिला है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। अब आपको यहाँ पे यह बताना है कि बिहार प्रांत के आरा से, ओके, देव बरनाक लेख का जो मिला है, और शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से जो प्राप्त लेख है, उसमें किसकी जानकारी मिलती है। तो उसमें जानकारी मिलती है अगेन किसकी, ये परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। इससे पहले भी जो आपने क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर 22-21, उसमें भी आपको क्या दिया गया था कि बिहार की गया जिले के अपसर से प्राप्त अभिलेख जो है वो किससे रिलेटेड है, वो है परवर्ती गुप्त वंश से। और यहाँ पे आपने देखा कि आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में भी किसकी जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। देव बरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। तो ये भी आप यहाँ पे इन राजाओं का नाम भी आप याद रखेंगे। सो 23 नंबर क्वेश्चन है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। अब आपको यह बताना है कि ये जो पाल शासक थे ना, इनके बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो ये मिलती है यहाँ पे, जो आपका राइट आंसर ये है कि सारे के सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे सही है, जो कि देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्र पत्राभिलेख जो है वहां से, और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, इन तीनों जगह से पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। सो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 24 ये पूछा जा रहा है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है। तो ये है अथर्ववेद, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है।
तो ये जानकारी आपको मिलती है अंगुत्तर निकाय से। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेंगे। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? अंगुत्तर निकाय से। क्वेश्चन नंबर 26 है, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? अब ये जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपको यहाँ पे सर्कल कर रही हूँ, ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे। और बिहार में स्थित नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। अब ये बौद्ध से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिघनिकाय से क्या जानकारी मिलती है? तो विनय पिटक, इससे अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दिघनिकाय से भी पूछा जा सकता है, तो ये यहाँ पे आप याद रखेंगे कि मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है और मौर्योत्तर बिहार के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये जो बौद्ध साहित्य विनय पिटक है और दिघनिकाय जो है, दिघनिकाय है, वहां से किसकी जानकारी मिलती है? इन दोनों से जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौर्योत्तर बिहार जो है उसके बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों का खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। तो कई प्राचीन स्थलों की खोज भी इन्होंने की। वो पुरातत्ववेत्ता कौन थे, उनका नाम क्या था? तो वो था कनिघम। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले और कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता जो थे, वो थे लॉर्ड कनिघम। ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार के नाम से जिसको जाना जाता है, ये आप बड़ा गांव नालंदा महाविहार, यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर लेंगे बुक में। इसका पता किसने लगाया था? मतलब बड़ा गांव जो कि जिसको नालंदा महाविहार के नाम से जाना जाता है, उसका पता किसने लगाया था? तो उसका पता लगाया था कनिघम ने, क्योंकि ये पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने काफी पुराने जगहों की खुदाई करी थी, तो इसका पता इन्होंने लगाया था। और यहाँ से क्या क्या मिले हैं ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ से 2 अभिलेख मिले हैं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। ठीक है, बिहार शरीफ में कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था, ये आप याद रखेंगे कि बोध गया के मंदिर को भी इन्होंने खोजा था। पुरातत्ववेत्ता कनिघम ने बिहार में किसकी खोज की थी? तो ये की थी केसरिया स्तूप चंपारण, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। इन तीनों चीजों की साथ ही साथ किसकी खोज करी थी? बोध गया के मंदिर की भी खोज करी थी। और इससे पहले भी हमने कनिघम से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस देखे हैं, जिसमें हमने देखा है कि अवसर से प्राप्त अभिलेख जो है, इसकी भी जो खोज है परवर्ती गुप्त के टाइम में हुई थी, और उसमें ये आपको काफी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। और दूसरा आप याद रखेंगे कि जो भी खोज किया गया था किसके द्वारा? कनिघम के द्वारा। ये सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं कंटिन्यू, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। तो उस क्वेश्चन से लेके क्वेश्चन नंबर 29 तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको याद रखेंगे। सो विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण का शतनाम उपहार में दिए। ठीक है, तो यह कहाँ वर्णित है? विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या शतनाम उपहार में दिए, ये वर्णित है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। कहाँ इसका वर्णन किया गया है? ये किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की जो लिपि है वो क्या है? वो है खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक। ये तीनों जो है ये लिपि है किससे? बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं
कि बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि जो है ना, ये यहाँ पे आई थिंक ये ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पे आपका रॉन्ग दिया गया है। और ये आपकी जो लिपि हो जाती है, ये लिपि हो जाती है ब्राह्मी। यहाँ पे आप ये इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। तो लेते हैं, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है शेरशाह से। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो वह पहला मुगल शासक जो था वो अकबर थे और उनका अभिलेख जो है वो बिहार में मिला है। इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1556 से लेके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया अकबर। और यहाँ पे आप ये भी नोट कर लेंगे 1556 से लेके और 1560 तक इनका जो संरक्षक था ये था बैरम खान। ओके, बैरम खान, ये आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी, या 1556 में कौन सी लड़ाई हुई थी? तो पानीपत की कौन सी लड़ाई हुई थी? ये हुई थी दूसरी लड़ाई, और ये हुई थी अकबर एंड हेमू के बीच में हुई थी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ है जो कि प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी रखता है, जानकारी का स्रोत है। तो ये है दिग् निकाय। ये आप देख लेंगे, दिग् निकाय से रिलेटेड क्वेश्चन हमने ऊपर भी देख रखा है, सो वहां भी उस क्वेश्चन को आप कवर कर लेंगे। सो सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो यहाँ पे ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो ये रचना की गुलाम हुसैन तबतबाई ने। गुलाम हुसैन तबतबाई ने किसकी रचना की थी? तो ये रचना की थी इन्होंने सियर उल मुताखरीन की। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका। So we have question number 37 here. मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही से सुमेलित करें। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन किससे करेक्टली मैच करता है। तो हम देख लेते हैं, रियाज उस्लातीन जो है ये इनके जो रचनाकार हैं ये कौन है? ये है गुलाम हुसैन सलीम। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कौन है इनके रचनाकार? गुलाम हुसैन सलीम। तारीखें शेर शाही जो है, ये तारीखें शेर शाही ये किनका लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अब्बास सरवानी का। वाकियाते मुश्ताकी जो लिखी हुई है, वाकियाते मुश्ताकी, ये किसका लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है और रिजकुल्लाह का। तो ये आप यहाँ पे करेक्टली मैच कर लेंगे कि वाकियाते मुश्ताक की जो लिखा हुआ है ये रिजकुल्लाह का लिखा हुआ है। ओके, फिर अफसनाए शाह जो लिखा हुआ है, ये अफसनाए शाह जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है शेख कबीर का। और बरसाती उन्स जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है किसका? ये लिखा हुआ है देहलवी का। तो इस इख्तिसान देहलवी का लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि रियाज उस्लातीन जो है ये गुलाम हुसैन सलीम का लिखा हुआ है। तारीखें शेर शाही जो है वो अब्बास सरवानी का लिखा हुआ है। वाकियाते मुश्ताकी जो लिखा हुआ है ये रिजकुल्लाह का लिखा हुआ है। अफसनाए शाह जो लिखा हुआ है वो शेख कबीर का लिखा हुआ है। और बसाती हूँ उन्स जो लिखा हुआ है ये इख्तिशाम देहलवी का लिखा हुआ है। तो ये आप सारे के सारे जो है उसको आप नोट कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुल्ला बहबहानी यात्री थे। आपसे यह पूछा जा रहा है कि मुल्ला बहबहानी जो है वो कहाँ के यात्री थे। तो ये थे फ्रेंड्स ईरान के यात्री थे मुल्ला बहबहानी, जिन्होंने बिहार के बारे में इनके यात्री वृतांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि आपके पास 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा स्रोत जो है वो आधुनिक बिहार के अध्ययन से मतलब रखता है, ताल्लुक रखता है। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट। सेकंड है डिस्ट्रिक्ट गैजेट लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट। एंड थर्ड है आपका फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज। तो ये जो क्वेश्चन सारे के सारे ऑप्शंस है ना, ये आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। इन सब से आपको बिहार के बारे में, आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो ये डाला गया है राजनीतिक नीतियाँ। ये राजनीतिक नीतियों पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अपसट गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो आपको यह बताना है कि अपसट गया से प्राप्त एक मंदिर पर जो भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, इसके दीवारों पर कथा दृश्य जो अंकित है वो किससे रिलेटेड अंकित है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा रामायण से। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका 41 क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर था, जो कि आधुनिक बिहार का इतिहास था, यहाँ से हमने कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। इससे पहले हमने काफी सारे वीडियोस बिहार से रिलेटेड कवर कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर उन सारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो कि आपके एग्जाम में इजली पूछे जाते हैं वहां से क्वेश्चन, और ये सारे की सारी चीजें हमने वहाँ पे कवर कर रखी हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।